आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या बैंगलोर रेगिस्तान हो जाएगा, बात करेंगे। बैंगलोर शहर की बात करेंगे। चाणक्य नीति की कोर्स की सेल हमने एक दिन और एक्सटेंड कर दी है, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अभी भी ये कोर्स 300 रुपए का मिल रहा है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो भाई देखो, फरवरी अभी बीती तो है नहीं और बैंगलोर सूखने लगा है। अजीब और गरीब बात है, भारत के ज्यादातर शहरों के यही हाल है। यही हाल रहा तो गर्मियों में शहर में हाहाकार मच सकता है। अब काबू पाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, जुर्माना लगाना, लोगों से पानी बचाने की अपील, बहुत कुछ। बैंगलोर में हालांकि कोई नई बात नहीं, ये होता रहता है। सिटी ऑफ लेक्स है, जहां पे झीलें हैं, पानी की कमी नहीं है, वहां पे अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो कैसे चलेगा। लेकिन बैंगलोर ओवरबर्डनड है, ये हम सबको पता है। बैंगलोर में बर्डन बहुत ज़्यादा है यार। बैंगलोर की अगर बात करते हैं तो आईटी हब है और मतलब पूरे भारत के लोग बैंगलोर भागते हैं। कहाँ रहे तो बैंगलोर। तो यार अब इतना, मतलब जैसे बहुत ठीक है, शहर बड़ा है, लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखो 1.5 करोड़ के करीब बैंगलोर की पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से शहर ओवरबर्डनड है, ओवरवेल्म्ड है। समझ रहे हैं। और आपको पता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, जैसे शहर जो है वो रहने के लायक होने चाहिए। अब उसमें पानी हो गया, खाना हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, ये मैटर करती है। लेकिन कहीं ना कहीं बैंगलोर में, अब जैसे अभी मैं बैंगलोर गया था तो मुझे 1 किलोमीटर का सफर करने में, 1 किलोमीटर था, मुझे आधे घंटे लग गए। इतना ज्यादा जो है वो जाम रहता है। तो किसी भी वक्त यहाँ पे जो झीलें हैं या फिर जो नदियां हैं वो अब बहुत सारी सूख चुकी है और कुछ सूख भी जाएंगी। तो क्या ये रेगिस्तान बनने की शुरुआत है। अब बैंगलोर वाटर बोर्ड जो है, BWSSB, उनके अध्यक्ष राम प्रसाद मनोहर के मुताबिक साउथ ईस्ट, व्हाइट फील्ड और जो आउटर एरिया है बैंगलोर के, वहां पे ज्यादा जल संकट है। जाहिर सी बात है, ये वो क्षेत्र हैं जो ग्राउंड वाटर पर निर्भर है। स्टडी में इसके अलावा सारे हिस्सों की पहचान की गई है जहां जैसे ही गर्मियां शुरू होंगी त्राहिमाम मच सकता है बैंगलोर में, जो बैंगलोर में जल संकट गहरा सकता है। अब जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको छोड़कर कावेरी कन्वेक्शन कह रहा हूं, कावेरी कनेक्शन के पानी के ज्यादा इस्तेमाल की अपील की है ना। जाहिर सी बात है, कावेरी नदी के किनारे है बैंगलोर, और पानी की बर्बादी पर 5,000 का फाइन भी लगा दिया है कि अगर आप पानी की बर्बादी करेंगे तो 5,000 रुपए आपको फाइन देना पड़ेगा। अब डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के कहने पर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसने 6 महीने की स्टडी में यह बताया है कि बैंगलोर की ग्राउंड वाटर पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है और रोज 800 मिलियन लीटर पानी निकाला जा रहा है। अब शहर में तो भाई इतना ज्यादा अगर पानी निकाला जा रहा है तो मैंने क्या पता, पॉपुलेशन ज्यादा, किल्लत बढ़ेगी बढ़ेगी। अब हम सबको पता है कि वैसे बैंगलोर को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है। ये झीलों का शहर है, झीलों से समृद्ध इलाका था। हालांकि कुदरती तौर पर बहुत यहाँ पे झीलें नहीं थी, लेकिन जो शासक जो रूल करते थे यहाँ पे, उन्होंने बहुत सारी झीलें बनाई, है ना। तो ये चीज है। 16वीं सदी में विजयनगर जब एम्पायर आया तो पूरा का पूरा ये एरिया, जो बैंगलोर जिसको आप कहते हैं, आज विजयनगर के अंदर था, मतलब उस समय विजय के अंदर था। तो एक बहुत जबरदस्त सामंत आए थे वहां पे, शक्तिशाली सामंत, जिनका नाम था नाद प्रभु कंपेगौड़ा। कंपेगौड़ा एयरपोर्ट है ना, गजब। इन्होंने बैंगलोर को बना दिया, इन्होंने इस शहर की नींव रखी, बेहद ऑर्गेनाइज्ड ढंग से शहर को बसाया और कई झीलें और तालाब बनवाए ताकि पानी की कभी कमी ना हो। शायद उनको पता होगा कि आगे आने वाले समय में बैंगलोर आईटी हब होने वाला है। 1,000 से ज्यादा एक समय पर छोटी बड़ी झीलें थी, 1,000 से ज्यादा, एक नहीं दो नहीं, आप गिनने बैठेंगे आपकी हालत खराब, 1,000 से ज्यादा। जाहिर सी बात है, तो बैंगलोर के आउटर एरिया पूरा नंदी हिल तक रखता है। और भाई झीलों में पानी की कभी कमी नहीं है, क्योंकि भाई पेनिनसुलर इंडिया में पानी है, बरसात भी यहाँ पे अच्छी खासी होती है, मौसम सबसे बेस्ट रहता है बैंगलोर का। बैंगलोर इज लाइक लंदन ऑफ इंडिया, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, नदी है, नदी से कनेक्टेड है। लेकिन अब बैंगलोर वो बैंगलोर रहा ही नहीं। बहुत भीड़ भाड़, सीवेज, नदियां भी पल्यूट हो गई हैं, शहर भी पल्यूटेड है, काफी दिक्कतें। तो कनेक्ट करने के लिए नालों का एक नेटवर्क था, ताकि पानी जो है, मतलब झीलों को कनेक्ट करने के लिए नालों का एक नेटवर्क था ताकि पानी रहे। अब जैसे एक झील में पानी ज्यादा होता तो अपने आप दूसरे में चला जाता। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इससे क्या, आपकी सारी झीलें जो है बैलेंस रहेंगी। अगर भाई किसी कहीं पे भी अगर आपके पानी ज्यादा है तो अपने आप चला जाएगा वो, तो साल भर पानी रहता था। और ये वाटर मैनेजमेंट की बात करें ना तो बेस्ट है।
लेकिन फिर होता है अतिक्रमण, एनरोचमेंट। 20वीं सदी के मध्य तक 262 झीलें, 1000 से 262 झीलें रह गई बस। और अब तो इतनी भी बहुत ही कम है, 50-60, उससे भी कम, क्योंकि शहर पे प्रेशर बढ़ रहा था तो झीलें भी तेजी से घटती गई। बड़े बड़े अपार्टमेंट झीलों को पाट के बनवाए गए, आईटी पार्क झीलों को पाट के बनाए गए, सड़कें बनाने के लिए झीलों को पाटा जाने लगा। 1970s के दौरान झीलों को भरकर कई बड़ी जगह बनाई गई। कोरबंगला झील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया। क्या था उसके पहले आप देखिए, संपाकी झील की जगह आज कांतिरवा स्टेडियम है। जो झीलें बाकी रहीं उनमें भी अब जाम नहीं है, झीलें मर गई हैं, गंदे पानी और प्लास्टिक से वे भरी हुई हैं सब। आज की अगर बात करें तो 20 से कम झीलें रह गई हैं। जहां एक समय 1000 थी, 980 गायब, ओनली 20 झील्स रिमेन्स। बारिश में ही बस उस वहां पे पानी दिखेगा, बाकी तो कुछ क्या ही बताओ, खाली नाम मात्र के, और ये भी सूख जाएगी। तो शहर खतरे में है, बिल्कुल, ये अकेली वजह नहीं है। 1.5 करोड़ की आबादी है, ज्यादातर पानी की जरूरतें ग्राउंड वाटर से पूरी होती हैं, और बाकी पानी जो है वो कावेरी नदी से लाया जाता है। चूंकि नदी का पानी लाना काफ़ी खर्चीला होता है, इतना आसान नहीं होता है, और हर जगह नदी तो हो नहीं सकती, इसकी उपलब्धता भी नहीं हो सकती। तो बोरवेल करवाने लगे लोग। अब आबादी बढ़ी, जिसका असर पानी पर भी बढ़ा। अब 1500 गहरे फीट बोरवेल में भी आपको पानी नहीं मिलेगा। बारिश कम होने से जमीन के बहुत गहरे ये पानी भी सूखते जा रहे हैं। ये चीज है। क्यों होती है कम बारिश? भाई क्योंकि बैंगलोर समुद्र से काफी ऊंचाई पर है, हालांकि तटीय शहर है, आपको बता दूं, कोस्ट से लगा ही हुआ है। मानसून यहां लेकिन आते आते कमजोर पड़ जाता है, और जाहिर सी बात है अगर बारिश नहीं होगी तो अंडरग्राउंड वाटर भी प्रॉब्लम में आएगा ही आएगा। भाई जैसे अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कई जगह बारिश होती है और कई जगह नहीं होती है। ग्राउंड वाटर की प्रकृति बाकी जगहों के मुकाबले कुछ अलग है। अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं, जमीन पथरीली ना है, यहाँ पे पथरीली जमीन है, तो पानी को सोख नहीं पाती है वो, है ना। तो इसीलिए जब पानी यहाँ पे गिरता भी ना तो एक फ्लड जैसी स्थिति बन जाती है। तो 2 तरीके से पानी मिलता है यहाँ पे, एक तो कावेरी पाइपलाइन के जरिए और बोरवेल से। अब क्योंकि भाई अंडरग्राउंड वाटर सूखता जा रहा है, जो सब कुछ भाई बोरवेल उसी पे ही निर्भर है ना। और गर्मियों में तो बहुत ज्यादा किल्लत होती जाती है, तो आपका नदी कावेरी पाइपलाइन ही फिर एकमात्र जो है वो जरिया बन जाता है। अब पिछले साल डिप्टी सीएम ने ये बयान दिया था कि उनके खुद घर पे बोरवेल सूख चुका है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने साल 2018 में शंका जताई थी कि 2030 आते आते 40%, यानी कि 100 में से 40 लोग पीने के पानी को तरसेंगे। तो क्या डी-डे की शुरुआत हो सकती है? बिल्कुल। डे 0 का मतलब है कि जब किसी जगह पर पानी पूरी तरह खत्म हो जाए या होने की कगार पर हो। तो अब डे 0 ही हो गया है बैंगलोर में। वहां की आबादी को छोटे छोटे, जरा मतलब आप समझिए कि छोटी से छोटी जरूरत के लिए भी जूझना पड़े। 2018 में साउथ अफ्रीका का जो केप टाउन है वो पहला शहर बना था जहां पे सब डे 0 हो गया था, इतना डेवलप्ड, पानी नहीं बचा था। तो यहां पे भी पानी का संकट कुछ ऐसा ही है। जनवरी की बात है, अफ्रीका और भारत के बीच वहां क्रिकेट मैच था। पानी की सख्त पाबंदी थी, अफ्रीका की बात कर रहे हैं। वहां के होटल और स्टेडियम में भी नियम लागू थे। प्लेयर्स को नहाने के लिए भी सीमित पानी सप्लाई होता था। होटल में स्विमिंग पूल या लॉन्ड्री बंद हो गई थी। भारी पाबंदी और मशक्कत के बाद केप टाउन इससे बाहर निकल सका था, लेकिन अभी भी हमारा ही शहर इसकी जद में है। तो क्या वाकई में रेगिस्तान बन सकता है बेंगलुरु? जब किसी इलाके में पानी की कमी और पेड़ों के कटाव बढ़ने लगते हैं तो यह आशंका बढ़ जाती है कि हाँ, डेजर्टिफिकेशन होने लगा है। इसी प्रोसेस को ही मतलब ये शहर के मामले जितने भी हैं, तो इस डर से इनकार नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश किसी भी इलाकों में दर्ज हो रही हो, उसे रेगिस्तान मान लिया जाता है। भारत में औसत 120 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो अलग अलग महीनों में मिलाकर बनती है। तो एवरेज रेन घटाकर कुछ ही प्रतिशत बाकी रहे तो वो रेगिस्तान इलाके कहलाने लगते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो हरे भरे इलाके मरुस्थल में बदल गए, है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर बारिश नहीं हुई तो प्रॉब्लम है, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि बैंगलोर तुरंत ही कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन हाँ, जल के संकट को कुछ ना कुछ करके बैंगलोर को इसको हटाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में बैंगलोर को अपने फंडामेंटल्स की तरफ वापस जाना चाहिए। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को झीलों पे काम करना चाहिए।
तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।